आई होप सिंस मेरा ये पहला ऑफिशियल क्लास है, आई होप कि इस क्लास के बच्चे अच्छे होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, पोलाइट होंगे, पढ़ने में मन लगा के पढ़ेंगे और मुझे क्लास लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बिल्कुल इनडिसिप्लिन शो नहीं करेंगे। आप अच्छे बच्चे हैं, मैं ये मानकर चलती हूँ। नाउ यू हैव टू प्रूव इट। ठीक है, अब फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है? मैंने स्क्रीन शेयर किया है, दिख रहा है क्या सबको? ठीक है। यस मैम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके। फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है मैं ऐसे ही बता रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना? ऑलरेडी आप जानते हैं, पर फिर भी ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ कि फ्री कंसेंट जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी एंटर करते हैं और दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से, जो बिना किसी धमकी के, किसी बिना मिसरिप्रेजेंटेशन के हो, जो बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के हो, जिस पर कोई किसी भी तरह का जोर या धाक जमा करके ना लिया गया हो, या फिर बिना किसी मिस्टेक के किया गया है। अगर इस तरीके का वो कमिटमेंट है, इस तरीके का एग्रीमेंट है, तो वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? फ्री कंसेंट। यानी यहाँ पे कोई भी लोचा नहीं है, ना मिसकोर्शन है, ना मिसरिप्रेजेंटेशन है, ना फिर अनड्यू इन्फ्लुएंसेस और ना ही मिस्टेक है। इतना समझ में आ गया? तो आप क्या बोलेंगे उसको? फ्री कंसेंट। दोज कंसेंट विच आर गिवन विदाउट या विच आर फ्री ऑफ कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड, those consents are known as free consent. Those are lawful, legal, rightful consent. ठीक है? ओके। अब आप जानते हैं कोercion क्या होता है। वेरी क्विकली आप लोगों में से कोई बताइए कि कोercion क्या है? किस तरीके का? क्या? जैसे हम दूसरे पर्सन को फोर्स कर रहे हैं कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। There are different types. अब जब मैं कोercion पूछ रही हूँ तो that should be particular. कोercion मतलब क्या होता है? Threatening to commit any physical duress. ठीक है ना? आपको फिजिकली हार्म करने की जब धमकी दी जाती है, या फिर मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं खुद को आग लगा लूंगी, मैं खुद 10 मंजिले से कूद जाऊंगी, ये भी धमकी क्या हुआ? These are the part of कोercion। तो सुसाइड करने की धमकी, या तो नहीं तुम्हें फिजिकल या किसी दूसरे पार्टी को जिसके साथ भी हमको एंटर करना है, उसको किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज करने की धमकी को हम क्या बोलेंगे? कोercion। ठीक है? क्लियर? इससे ज्यादा इसमें नहीं एंटर करते क्योंकि यू ऑलरेडी डू दिस। मैं बस आपको सुपरफिशियल चीजें बता देती हूँ। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता हो जाए इफेक्ट्स ऑफ कोercion क्या है, इसके रेमेडीज क्या है, इससे क्या क्या नुकसान होता है पार्टीज को, यू नो ऑलरेडी। अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस की मैंने कहानी शायद आपको सुनाई थी, छोटी सी कहानी व्हाइट टाइगर की, याद है? तो वो क्या कहानी था? वो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए दो पार्टीज रहेंगे जिसमें एक पार्टी का बहुत पावरफुल पोजीशन होना जरूरी है, तभी तो वो अपने पोजीशन का अनड्यू फायदा उठाएगा, है ना? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब गलत तरीके से अपना प्रभाव दिखा करके दूसरे आदमी को एग्री कराना किसी काम के लिए। गांव घर में देखते होंगे हम पुराने मूवीज में कि हम जब जाते हैं किसी से पैसा लेने तो वो सूद पे पैसा लेते हैं, फिर हमारा जमीन जाता, अलग अलग तरीके का इन्फ्लुएंस दिखा करके हमसे लिखवा लेते हैं, ठीक है ना? वो क्या करते हैं? अपने पावर का गलत यूज करते हैं, डरा धमका करके अपने मर्जी का काम करवा लेते हैं। एंड अंगूठा छाप होता है उस पे, लोगों का सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर शोज कि यू अग्री, ठीक है ना? तो जब तक आप बोलेंगे नहीं कि आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, पीपल विल थिंक कि तुमने तो अपने कंसेंट से किया है ये काम। तो इन सब चीजों को कैंसिल करने के लिए, वॉइड करने के लिए, या वॉइडेबल, दीज आर वॉइडेबल बट प्रोवाइडेड दैट द अग्रीव्ड पार्टी सेज दिस कि मेरे साथ ये हुआ है। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक इट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? फिर कैमरा सबका ऑफ हो गया। You people are very beautiful, believe me. Keep your cameras on, keep smiling, ठीक है? Don't switch off your camera. Now, second thing, Sanjali, please don't switch off your camera. Okay? अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा रही थी मैं, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस मैंने बताया कि जब आपका हायर पोजीशन है और उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके, ठीक है ना,
आपने किसी को अग्री किया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, अब ये कोercion और अनड्यू इन्फ्लुएंस में थोड़ा डिफरेंसेस है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। जानते हैं? जानते हैं, ठीक है। फिजिकल है, एक में मेंटल है। Mentally. क्रिमिनल नेचर का है जो कोercion है, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑफ नॉट क्रिमिनल नेचर, ठीक है ना। उसके बाद रिलेशनशिप का डिफरेंस है, उसमें जरूरी नहीं है जो दूसरा है वो आपका कोई सीनियर है, आपसे कोई ऊपर वाले पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, लॉयल क्लाइंट, और ये क्लाइंट मतलब एडवोकेट एंड क्लाइंट, या फिर ओनर सर्वेंट, इस तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, तभी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने पोजीशन का गलत उपयोग कर सकता है। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, कोercion में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? एग्रीव्ड पार्टी पर डिपेंड करता है। यू हैव टू प्रूफ कि तुम्हारे साथ फिजिकल ड्यूरेस का या तुम्हें फिजिकल डैमेज पहुंचाने का धमकी मिला था, लेकिन यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंसेस में किसके ऊपर होता है ये प्रूफ करने का? डोमिनेटिंग पार्टी हैज टू प्रूफ कि नहीं मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। समझ में आया? तो जो डिफरेंस है यही सिंपल 4 डिफरेंसेस है, आपको याद रखना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस में साबित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो डोमिनेंट पार्टी की होती है, और कोercion में अग्रीव्ड पार्टी की होती है। अग्रीव्ड पार्टी यानी जो विक्टिम है, जिसके साथ गलत हुआ है। ओके, ठीक है। फ्रॉड पे आते हैं अब हम लोग। फ्रॉड आपको मालूम है फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो दो चीजों को ऐसे पढ़ो, कोercion एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिंक है, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में लिंक है। फ्रॉड इंटेंशनली ठगा गया, ठीक है ना, और मिसरिप्रेजेंटेशन गलती से, मालूम नहीं था कि मैं ये गलत बोल रहा हूँ, मुझे भी यही मालूम था कि वो चीज सही है। वट एवर इंफॉर्मेशन आई एम पासिंग, आई बिलीव दैट मैम आप म्यूट पर हैं। ओके, अभी ठीक है? ठीक है। यस मैम। तो जब आपको इंटेंशनली डिसीव किया जाता है, चीट किया जाता है जानबूझकर, तो उसको हम फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है। ओके, कैन साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी, और स्क्रीन भी कवर्ड है अभी, सिंस आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा चेक भी होगा यहाँ पे, क्वालिटी चेक, कितना ध्यान से पढ़ा था आपने। कैन साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, कैसे आंसर कर सकते हैं इसका? आप प्लीज लॉ को लास्ट मोमेंट के लिए मत रखिए कि लास्ट मोमेंट जब एग्जाम का टाइम आएगा तो एक हफ्ते में पढ़ लेंगे। इट्स सो वास्ट कि आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, लॉजिक के साथ समझते जाइए, रटंत बहुत कम चीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान रहेगा आपको, चीजें मोटी मोटी बातें जो है ना वो आपको ध्यान रहेगा, आप लिख सकते हैं आंसर। मैम silence amounts to fraud when people ask the price or any amount of the particular things, and when they didn't answer the question, and when we वेरी गुड, वेरी keep गुड, it silent, and mere silence become fraud. ठीक है, यानी ऑलवेज साइलेंस डजंट अमाउंट्स टू फ्रॉड, है ना। हमेशा साइलेंस इक्विवेलेंट टू फ्रॉड नहीं होता। आपने नहीं पूछा, मैंने नहीं बताया, दैट डजंट मीन कि मैंने फ्रॉड किया, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने सही बोला सज्जली, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल जो आज लॉ में चलता है, मैं वही एग्जांपल लेती हूँ कि कोई रेस का घोड़ा बेच रहा, ठीक है ना, ऐसे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे शायद। तो ठीक है, वो घोड़ा बिल्कुल बीमार है, बूढ़ा है, बिल्कुल दौड़ने लायक नहीं है, लेकिन पार्टीज हैं खरीदने के लिए आए हैं, और मैंने आपको बीमार या बूढ़ा घोड़ा बिल्कुल एकदम से वो बेकार है रेस के पर्पज से, वो मैंने आपको बेच दिया, ठीक है ना। कल को आप आएंगे बोलने के लिए आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, नहीं मैंने नहीं किया। हैव यू आस्क्ड मी यू वांटेड अ हॉर्स फॉर रेसिंग पर्पसेस, क्या ये उतना स्ट्रेंथ है इसमें, क्या ये उतना विगरस घोड़ा है, आपने पूछा क्या मुझसे?
अगर आपने पूछा होता और मैंने नहीं जवाब दिया होता, देन दैट साइलेंस इक्विवेलेंट टू फ्रॉड। लेकिन ना आपने पूछा ना मैंने बताया, दैट इज नॉट फ्रॉड। समझ में आया? ठीक है, संजली ने यही बोला कि जब हम किसी चीज का दाम या किसी चीज का वैल्यू पूछते हैं तो भी गलत बताया जाता है, देन दैट बिकम्स फ्रॉड, या नहीं बताया जाता है देन दैट बिकम्स फ्रॉड। लेकिन पूछा ही नहीं तो बताया ही नहीं, ठीक है ना? आपको पूछना याद नहीं रहा, मुझे बताना याद नहीं रहा, बात खत्म। तो ये फ्रॉड हो गया। नेक्स्ट फ्रॉड के बाद हम चलते हैं किस पर? इतना ही बता रही हूं मैं फ्रॉड में, बिकॉज यू नो इट ऑलरेडी, ठीक है ना? ओके, फ्रॉड के बाद चलते हैं हम लोग मिसरिप्रेजेंटेशन पे। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या हुआ कि इट्स नॉट इंटेंशनल। ये मुझे भी मालूम था कि कॉलेज अगले एक हफ्ते के लिए बंद रहेगी, ठीक है ना? एंड आई पास द इंफॉर्मेशन। लेटर ऑन कॉलेज में डिसीजन चेंज हो गया एंड जो दूसरा नोटिस आया वो मुझे खुद को नहीं मिला, ठीक है ना? जब मैंने आपको ये पास किया था, तो क्या मैंने झूठ बोला था? नहीं, मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको सच बताया, क्योंकि जब ये दूसरा इंफॉर्मेशन आया वो मुझे मालूम नहीं था। तो मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब अननोइंगली, अनइंटेंशनली आपने कोई चीज झूठ बाहर बता दिया जो आपके नॉलेज के हिसाब से भी सही था, राइट? दैट बिकम्स मिसरिप्रेजेंटेशन। तो आप मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी डिफरेंसेस है, ठीक है ना? एक डिफरेंसेस तो इंटेंशनल और एक अनइंटेंशनल का है। एक में इनोसेंस है और एक में इंटेंशनली किसी को ठगा जा रहा है, राइट? सेक्शन आप बोल सकते हो, वन कम्स अंडर सेक्शन 17 दैट इज फ्रॉड एंड सेक्शन 18 दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, राइट? उसके बाद कब जो पार्टीज हैं, वेरिएशन ऑफ ट्रूथ क्या है? एक मिनट। पर्पस टू डिसीव किसमें है? फ्रॉड में। एंड पर्पस टू डिसीव नहीं है मिसरिप्रेजेंटेशन में। ओके, नाउ in a fraud the party making the representation knows that the statement is not true. इसमें they know that, they believe that the statement is true, right? अच्छा, और एक जो है फ्रॉड जो है वो ज्यादा सीरियस है, ठीक है ना? voidable even if the truth can be discovered in normal diligence, यानी कि जो फ्रॉड है वो voidable है, even if you can find out the truth, फिर भी वो voidable हो है। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में आप क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन इज नॉट voidable if the truth can be discovered in normal diligence, यानी कि ये voidable नहीं है। आप इसमें अग्रीव पार्टी को सिर्फ डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हो, बाकी अग्रीव पार्टी को और किसी चीज के लिए आप स्यू नहीं कर सकते हो। जबकि फ्रॉड में आप किसके लिए स्यू कर सकते हो? अग्रीव पार्टी हैज द राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। यहाँ पे सिर्फ कैंसिल कर सकते हो, सॉरी। इसमें फ्रॉड में, हाँ एक सेकेंड, फ्रॉड में आप डैमेजेज के लिए स्यू कर सकते हो, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में यू कैन ओनली कैंसिल, रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो भी डैमेजेज है उसके लिए आप स्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अनइंटेंशनल नहीं था, अनइंटेंशनल था, ठीक है? हाँ, संजली कुछ पूछना चाहते मैम, मिसरिप्रेजेंटेशन क्लेम डैमेज नहीं, डैमेज के लिए क्लेम नहीं कर सकता क्या? नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन में आप डैमेजेस के लिए नहीं स्यू कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। फ्रॉड में कर सकते हैं ना मैम? कर सकते हैं, ओके, ठीक है? ओके, अब मिस्टेक में आते हैं। मिस्टेक भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। मिस्टेक बहुत टाइप का होता है, तो आप लोगों ने कितना पढ़ा है? आई हैव नो आइडिया, ठीक है ना? तो शुरू कर लेते हैं, पूरा ही मिस्टेक में बता देती हूँ। सेक्शन 20, 21, 22 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है ना? जिसमें मिस्टेक्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 याद रखो, ठीक है ना? इसमें क्या है? मिस्टेक्स के बारे में आपको बताया गया। तो सबसे पहले क्या है? where both the parties to an agreement are under a mistake to a matter of fact essential to the agreement is void. For example, हम लोगों ने आपको बताया था, क्या बताया था संजली क्लास में जब मैं लास्ट डे आई थी? एक ही माइंडसेट में, एक ही ऑब्जेक्ट को समझते हुए जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो कंसेंसस एड इडियम, है ना? कंसेंसस एड इडियम, यानी कि दोनों ही पार्टी सेम सेंस में सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंसेंसस एड इडियम, अदरवाइज दैट बिकम्स वॉइड,
है ना। एक भी पार्टी को अगर कंफ्यूजन हुआ सब्जेक्ट मैटर को लेके, ऑब्जेक्ट को लेकर के, तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे मिस्टेक को, ये मिस्टेक ही तो था ना, गलती से मैं अपना मारुति कार बेचने वाली हूँ और आप समझे कि मैं अपना फूड बेचने वाली हूँ, तो दोनों ही पार्टीज में गलती से गलत चीजें समझी, वो वॉइड है। देयर वाज एब्सेंस ऑफ कंसेंसस एड इडम, है ना, कंसेंसस एड इडम का वहां पे अभाव है, तो वो वॉइड होगा। ऐसे मिस्टेक को हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल मिस्टेक, दोनों तरफ से गलती हुई ऑब्जेक्ट को समझने में। क्लियर? Yes, ओके। ma'am. यूनिलैटरल मिस्टेक, जहां पे एक पार्टी को एक तरफ से गलती हुई है, उसको हम यूनिलैटरल मिस्टेक कहेंगे। अब ये एक डायग्राम है, बुक से ही लिया हुआ है, देख लो। मिस्टेक को सबसे पहले हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ को सिंपल हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, मिस्टेक ऑफ And प्राइवेट private right. राइट। ओके, हम सबको एक्सप्लेन कर देंगे ब्रीफ में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को दो, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। यूनिलैटरल व्हेन द मिस्टेक इज कमिटेड बाय वन पार्टी, ठीक है, एंड बायलैटरल व्हेन बोथ द पार्टीज आर इन द Same mistake. of fact. कंफ्यूज, ठीक है ना, रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट, रिगार्डिंग सो मेनी थिंग्स जो यहाँ पे है। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम फर्दर बायलैटरल और यूनिलैटरल में बांटा। यूनिलैटरल मिस्टेक को फिर से हम दो भाग में बांट सकते हैं, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, ठीक है, एंड दूसरा मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। और बायलैटरल मिस्टेक को बहुत सारे भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर को लेके मिस्टेक हुआ, सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या चीजों पर मिस्टेक हुई, और दूसरा है मिस्टेक एज टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो फिजिकली इम्पॉसिबल है वो परफॉर्म करना, या फिर लीगली इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, बताएंगे हम आपको सारा। ये आपको चार्ट याद रहेगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा मिस्टेक को पढ़ना, ठीक है ना। तो मेक श्योर दो चार बार देखोगे ये चार्ट या ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे दिमाग में सब टाइप्स ऑफ मिस्टेक एकदम बैठ जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैम ये सब दिखा रही है, देने वाली नहीं है, तो दिस इज ऑल फॉर यू ओनली, ठीक है ना। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कोई एग्जाम नहीं पास करना, मैंने जो भी मेहनत किया है ये कंटेंट बनाने में आपके लिए ही किया है, तो मैं आपको दे दूंगी। अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी आपको ये मिल जाएगा, मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। चलो, अब मिस्टेक ऑफ, क्या हमने कहा सबसे पहले, क्या मिस्टेक को कैसे बांटा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, कहीं के लॉ के बारे में आपको नहीं मालूम है, ठीक है। अगर आपको लॉ के बारे में नहीं मालूम है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज वेर यू आर इग्नोरेंट अबाउट द लॉ। इफ यू डोंट नो टू स्टॉप एट स्टॉप साइन इन ट्रैफिक, तो क्या होगा, आपको मुक्त कर दिया जाएगा सारे प्रॉब्लम से, क्योंकि इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, माफ कर दो। होगा ऐसा? नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रैफिक के रेड सिग्नल पे नहीं रुकोगे तो वो नहीं समझेगा कि तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम, ये रेड लाइट होते हुए रुकना है। मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है ना, वो गलती नहीं मालूम होने के बावजूद भी आपको उतना ही आपको चालान काटा जाएगा या पेनलाइज किया जाएगा जैसे कि जानने वाले को किया जाता है। अच्छा, ये क्लियर हुआ। एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द erroneous belief, erroneous मतलब एरर से आया है, व्हाट एरर, गलती से आपका बिलीफ ये है कि दैट अ पर्टिकुलर डेट इज टाइम बार्ड। नाउ टाइम बार्ड की बारी आई है, तो टाइम बार्ड डेट किसको बोलेंगे, खुशी? आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में जरूर पढ़ा होगा, कहीं पर अभी तक आया होगा वो। टाइम बार्ड लोन या टाइम बार्ड डेट किसको बोलेंगे? म्यूट हो तुम खुशी, अनम्यूट कर लो। खुशी, यू आर म्यूटेड। Yes, ma'am. यस, Ma'am, टाइम बार्ड डेट किसको बोलेंगे? मैम जिसमें टाइम का कोई लिमिट हो, जिस लॉ में टाइम बार्ड डेट, टाइम के अनुसार, उस टाइम के अनुसार हमें मतलब कि वो डेट जो भी कर्ज हुआ उसे पे करना पड़ेगा। नहीं तो व्हाट? इसका बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है, मैं बताती हूँ। टाइम बार्ड डेट आपको मालूम हो गया। टाइम बार्ड डेट का मतलब है कि लिमिटेशंस ऑफ टाइम इज देयर, यू हैव टू give back this loan within 5 years, 5 months, 6 months, whatever time barred is.
ठीक है ना, 2 years जब तक आपको पे बैक कर लेना है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है टाइम बार्ड लोन में कि अगर वो टाइम निकल गया ना तो फिर देने वाला भी, क्रेडिटर भी उसको रिकवर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यानी जो भी आपने अगर कोई टाइम बार्ड लोन दिया है तो यू हैव टू रिकवर ऑल द अमाउंट विद इन दैट लिमिटेड टाइम। समझ में आया? तो दोनों तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देने वाले को भी उस टाइम के अंदर दे देना है, लेने वाले को भी। आपने ये पढ़ा होगा कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मैं तो बहुत बार ऐसे एग्जांपल्स देती थी जहां ये सब आते थे। लेने वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो उस टाइम से पहले ले ले, ठीक है ना। जैसे कि आपने मेरे ख्याल से माइनर वगैरह में पढ़ा होगा, कैपेसिटीज ऑफ पार्टी में ये कहीं पे पढ़ा होगा कि अगर वो पैसा नहीं वापस किया देने वाले ने टाइम बार्ड के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर, तो फिर अगर वापस करने वाला चाहेगा तो वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, फिर से अपना एक लिख करके एग्रीमेंट देगा कि मेरा आपका ये बचा हुआ है, सिंस टाइम हैज बीन लैप्ड, फिर भी मैं आपको वापस करना चाहता हूं, देन ओनली क्रेडिटर कैन रिकवर हिज अमाउंट। समझ में आया? अदरवाइज दैट वाज गॉन केस। क्लियर? हाँ, अब इस एग्जांपल पे आते हैं। X and Y erroneous belief where they are entered, उनको पता नहीं था कि इंडिया में ये जो लोन है वो टाइम बार्ड लोन के अंदर आता है, ठीक है ना, लिमिटेशन एक्ट के अंदर ये है, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना, भगवान की दया से हुआ एक्ट। तो आपके पास क्या है कि अब आपको मालूम नहीं था, आप चले गए, आपको मालूम नहीं था कि लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर आता है इंडिया में, एंड देन आप क्या करेंगे, टाइम बीत गया, अब आप रिकवर नहीं कर सकते उस लोन को। द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू इज नॉट वॉइडेबल। क्यों नहीं वॉइडेबल? क्योंकि आपको इसके बारे में मालूम नहीं था, ठीक है ना, इसीलिए नॉट वॉइडेबल। बोथ द पार्टीज एरोनियसली एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कि इसमें लॉ की जानकारी उनको नहीं थी। अच्छा, अब बोलोगे मैम आपने तो बताया कि ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रुकोगे तो भी पेनल्टी लग जाएगी, बताती हूँ। अब ये जो लॉ है ना वो दो तरह का होता है। कुछ चीजें हैं जैसे कि आप प्राइवेट राइट्स, मिस्टेक टू प्राइवेट राइट्स, ठीक है ना, अपने राइट्स को लेकर के गलती है वहां पे ठीक है, लेकिन अगर कुछ पब्लिक डैमेज हो रहा है वहां पे आपकी गलतियों को नहीं सुना जाएगा, ठीक है ना। ये उसके कारण एक्सीडेंट हो सकती है ना, तो कैसे ये छूट दिया जाए? तो पब्लिक डैमेज जहां पे है वहां पे ये छूट नहीं मिलेगा। एक और बात, इंडिया के आप हैं, इंडियन लॉ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट सिटीजन वाला लॉ तो मालूम होना चाहिए ना, ठीक है। यू आर नॉट ए लॉ एक्सपर्ट तो आपको बहुत कुछ नहीं मालूम होगा, जो डेप्थ है नहीं मालूम होगा, लेकिन जो रिलेटेड है हमारे डेली लाइफ से, जो चीज नियम कानून वो सब तो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वहां आपको नहीं छूट मिलेगी। लेकिन आप हैं इंडियन, लेकिन आप अमेरिका में गए 1 महीने के लिए, वहां का आपको नहीं मालूम है कोई नियम कानून, लेकिन आपने गलती कर दी कुछ, तो वहां आपको रिबेट मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए 2 टाइप्स में इसको हमने बांटा, लॉ मिस्टेक रिगार्डिंग इंडियन लॉ, मिस्टेक रिगार्डिंग फॉरेन लॉ। फॉरेन के बारे में तुम्हें क्या पता यार, साल मतलब जिंदगी में पहली बार तो हम फॉरेन आए, यहाँ क्या नियम कानून नहीं मालूम है, तो वहां अगर आपको गलती होता है लॉ से रिलेटेड तो वो क्या है, वॉइडेबल है, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे आते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड गलती होना, ठीक है ना, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड गलती होना। इसको फिर हमने कैसे डिवाइड किया था, बायलैटरल मिस्टेक एंड यूनिलैटरल मिस्टेक में। अभी बायलैटरल मिस्टेक को कवर करते हैं, फिर यूनिलैटरल मिस्टेक पे चलेंगे। बायलैटरल मिस्टेक सेक्शन 20 में दिया हुआ है, दोनों ही पार्टीज द्वारा सब्जेक्ट मैटर को लेकर के या सब्जेक्ट मैटर से जुड़े हुए किसी इंपॉर्टेंट जानकारी, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या कुछ मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक कितने तरीके का हो सकता है, दोनों ही पार्टी द्वारा, ठीक है ना। The mistake must be committed by both the parties. Bilateral contract है। A contract can only be void when mistake is committed by both the parties. दोनों ही पार्टी द्वारा गलती किया जाए तभी वो क्या होगा, void होगा, ठीक है ना। Section 22 says that the contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake. सिर्फ एक पार्टी से गलती हुई है तो नहीं है, यूनिलैटरल तो void नहीं होगा ये, ठीक है ना। बायलैटरल मिस्टेक तभी वॉइड होगा जब दोनों ही पार्टी से गलती हुई। एग्जांपल है यहाँ पे, मान लो on 8th April X and Y agreed to buy goods loaded on the ship which was coming to Kolkata from Japan.
जापान से कोई शिपमेंट आगे आ रहा है और एक्स एंड वाई क्या किए, 8 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. Later on, it was discovered that ship carrying the goods had already sunk in the sea on 5th April. आपने कब किया था ये कॉन्ट्रैक्ट? 8 तारीख को. लेकिन वो शिप आप दोनों ही पार्टीज को नहीं मालूम था और वो शिप क्या हुआ, डूब गया 5 अप्रैल को, नहीं पहुंच सका पोर्ट तक. तो क्या होगा, अब क्या मुझे वाई जिसको मैंने कमिट किया है कि 8 तारीख को तुम्हें सामान डिलीवर कर दूंगा, क्या मुझे वो वाई स्यू कर सकता है नॉट टू डिलीवर गुड्स? नहीं ना, क्योंकि मैम आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस. ठीक है ना, इस चीज के बारे में नहीं पता था और दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था कि ऐसा हो चुका है. देन इन दिस कंडीशन द एग्रीमेंट वाज, द कॉन्ट्रैक्ट वाज void because both the parties are under mistake. क्योंकि 8 तारीख को क्या है, दोनों ही में से किसी को नहीं मालूम था कि 5 को वो शिप डूब चुका है. बायलैटरल मिस्टेक. ठीक है. अच्छा, मिस्टेक और कैसा होना चाहिए, तो मिस्टेक मस्ट बी रिलेटेड टू द मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि ये एसेंशियल एग्रीमेंट का एक एसेंशियल हिस्सा है. जैसे क्वांटिटी के बारे में कंफ्यूजन है, क्वालिटी के बारे में कंफ्यूजन है, अमाउंट के बारे में कंफ्यूजन है, प्राइस के बारे में कंफ्यूजन है, एग्जिस्टेंस के बारे में कंफ्यूजन है. एसेंशियल है ना, उनके बिना आप नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट. तो बहुत एसेंशियल टू एग्रीमेंट है, उनके बारे में कंफ्यूजन होना जरूरी है. ठीक है, समझ में आया? तभी हम उसको बोलेंगे क्या, इट इज मैटर ऑफ फैक्ट. ठीक है, अब टाइप्स में आते हैं. ठीक है, पहला टाइप से सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड. सब्जेक्ट मैटर यानी जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके भी ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या क्या हो सकता है उसमें, दैट रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, जो अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा. ठीक है ना, सब्जेक्ट मिस्टेक्स रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, वो चीज अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, डूब गया, आग लग गई गोडाउन में, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ कि अब नाउ दैट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो एग्रीमेंट इज वॉइड. समझ में आया? यस. गाय को बेचने का दूसरा एग्जांपल, एक्स एंड वाई के बीच में गाय को लेकर के खरीदने बेचने का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन बेच घर पे गाय है, मुझे नहीं मालूम, हम जहाँ गए हैं बात करने के लिए वहां पे अग्री कर लिया, 5,000 दीजिए, मेरे घर से गाय ले लीजिए. 5,000 मैंने ले लिया, वो गाय लेने गया तो गाय मरी हुई है, एग्जिस्टेंस खत्म. ठीक ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, वापस कर दो पैसा. है ना, समझ में आ रहा है? ओके. तो मिस्टेक रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस हुआ. दूसरा है मिस्टेक रिगार्डिंग आइडेंटिटी, पहचानने में गलती हो गई. जो मैंने मारुति और फोर्ड वाली कहानी आपको सुनाई, सही से पहचान नहीं बन पाया कि कौन सी गाय, 2 घोड़ा है तो उजला या काला या कौन सा घोड़ा. ठीक है ना, सब्जेक्ट मैटर को, जमीन है, किसी के पास ज्यादा जमीन हो सकता है, समझने में गलती होगी कि कौन सा जमीन बेच रहा है, मेन टाउन में जो है वो या फिर जो बाईपास में है वो. ऑब्वियसली जो बाईपास में उसका रेट थोड़ा कम होगा, पॉश एरिया से रिलेटिवली. ठीक है ना, हमने सब कुछ अग्री कर लिया, पता चला नहीं ये वाला जमीन है, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट जमीन. मेरे दिमाग में है ये, कंफ्यूजन हो गया आइडेंटिटी को लेकर के, पहचान नहीं पाए हम कि किस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. बोथ द पार्टीज आर अंडर कंफ्यूजन या अंडर रॉन्ग इंप्रेशन. वॉइड. ठीक है, आगे चले. मिस्टेक रिगार्डिंग टाइटल. टाइटल का मतलब क्या होता है लॉ में? ओनरशिप. वेरी गुड. द पार्टीज बिलीव दैट द सेलर इज द ओनर ऑफ द थिंग. ठीक है ना, और ही purports to sell, उसने खरीदने के लिए, which he purports to sell, यानी कि ऐसा होता है. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. यहाँ पर कुछ है, कॉपर एंड फिब्स के लॉ में है केस, कॉपर वर्सेस फिब्स के बीच का. एक्स एग्रीड टू टेक अ लीज ऑफ ए फिशरी पॉन्ड. ठीक है ना, जो कि फ्रॉम वाई, एक्स ने वाई को बोला कि मैं आपका ये पॉन्ड जो है फिशरी के लिए लीज पे लेना चाहता हूं. वाई को भी यही मालूम था कि ये पॉन्ड उसी का है. ठीक है ना, एक्स वाज टेनेंट ऑफ द फिशरी एंड वाई नेवर हैड एनी टाइटल टू ई. बाद में पता चला वाई को कि वो क्या है, उसके पास उसका ओनरशिप नहीं है, उसके पास सिर्फ क्या है, ये मेरा टेनेंट है और ये ओनरशिप किसी और के पास है. मैं एग्जांपल देती हूँ, ये कहानी आप देख लीजिए. देखो, तुम्हारे गांव में कहाँ कहाँ तुम्हारी जमीन है तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है ना, तुम्हारे फादर को मालूम है, राइट? अब आपको क्या हो सकता है कंफ्यूजन, आपको कभी किसी ने बताया कि ये टुकड़ा आपका है. ठीक है ना, आपने भी समझ लिया कि ये जमीन का जो प्लॉट है ये मेरा है. हो सकता है डिवीजन के बाद वो आपके चाचे के हिस्से में चले गए हो, लेकिन आपने क्या किया, किसी को बेचने के लिए
कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेटर ऑन जब पेपर निकला तो पता चला कि नहीं ये वाला पार्ट तो आपके अंकल का, आपका। नाउ कैन यू सेल दैट जमीन, लैंड, दैट पार्ट ऑफ लैंड? नो, यू कैन नॉट सेल, राइट। तो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कि आपको भी नहीं मालूम यू आर द ट्रू ओनर और नॉट। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आप उसको ठगने गए रहते हैं, यू आर अंडर इंप्रेशन कि हमारी जमीन है, राइट। लेटर ऑन डॉक्यूमेंटेशन पता चला कि नहीं, दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सम अदर रिलेटिव, राइट। तो वैसे में क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, क्योंकि देने वाले को भी पता नहीं था कि ही इज नॉट द ट्रू ओनर, और लेने वाले को भी ये पता नहीं था कि तुम ट्रू ओनर नहीं हो, कोई और है। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली हो सकता है। ऐसे केस में भी क्या होगा, वो अब टाइटल को लेकर के, ओनरशिप को लेकर के कंफ्यूजन है, मिस्टेक हो गया। वॉइड, कैंसिलेबल, राइट। मिस्टेक एज टू प्राइस, ठीक है ना। किसी सामान को हमको 10,000 में बेचना है, 1 लाख में बेचना है, गलती से 1 जीरो हट गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दे देंगे 10,000 में? नहीं देंगे ना, वो तो मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैनुअल मिस्टेक हो गया, नहीं देंगे ना। तो फिर लेकिन उसके पास जो गया वो क्या गया, 10,000 को। ही एग्रीड, ही वाज हैप्पी, वाह इतना सस्ता डील, राइट। लेकिन ये मिस्टेक हुआ है ना, और इस मिस्टेक को भी हम वॉइड बोल सकते हैं। समझ में आया? जब कोट करते समय दाम, गलती से गलत दाम कोट करा जाए और आपको पता भी ना चले कि आपने 1 जीरो लगाना भूल गए या कुछ हो गया इस तरीके से, और ही उसने आपको उस कम पैसे पे अग्री किया है, लेटर ऑन बोथ कंपनियों की ये तो गलती से हो गया, देन इट कैन बी, ये कैंसिलेबल है, वॉइड कर सकते हैं आप इस एग्रीमेंट को। कोई भी पार्टी अपने प्रॉमिसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए बाध्य नहीं है ऐसे केसेस में, ठीक है। चलो एक लास्ट ले लेते हैं, मिस्टेक रिगार्डिंग क्वांटिटी। मेरे ख्याल से आप लोग का टाइम हो चुका है दूसरे क्लास का, ठीक है ना। तो मिस्टेक रिगार्डिंग क्वांटिटी इज नथिंग, अगर जो बेचा जा रहा है उसकी क्वांटिटी हमने 500 किलो मंगवाया, ठीक है ना, और वहां से सिर्फ 50 किलो आया, तो क्या होगा, मिस्टेक रिगार्डिंग क्वांटिटी वॉइड है, ठीक है ना। क्वांटिटी से रिलेटेड अगर मिस्टेक होगा तो ये वॉइड है। एंड मिस्टेक रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वालिटी का भी एक मिस्टेक होता है जो मैंने आपको बताया था। क्वालिटी से रिलेटेड क्या, कि आपने कुछ भी मांगा हो, जो मांगा है आपने उसके बदले में नहीं मिलकर के कुछ आपको और बेचा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग है, जो आपको लग रहा है कि ये सही है, ओरिजिनल पेंटिंग, और ओरिजिनल पेंटिंग समझ करके आपने उनको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में खरीद लिया, ठीक है। बेचने वाले को भी पता था कि ये ओरिजिनल है, लेटर ऑन बेचने वाले को पता चला कि नहीं, जो पेंटिंग था ओरिजिनल हैज बीन ऑलरेडी सोल्ड, और वो सिर्फ उसका रेप्लिका कॉपी था। तो क्या करेंगे, आप उसको वापस वो पेंटिंग दे सकते हैं, क्योंकि आपने ओरिजिनल समझ के खरीदा था, बेचने वाले ने ओरिजिनल समझ करके आपको बेचा था और ज्यादा पैसा आपसे लिया था, तो वो वाइड हो जाएगा। क्वालिटी में क्या है, ओरिजिनल नहीं है, उसका रेप्लिका है, उसका डुप्लीकेट कॉपी है। समझ में आया? यस मैम। ओके, ठीक है। तो आज का क्लास हो सकता है यहाँ तक आप ऑलरेडी पढ़